चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। देखो अब इसमें हमारे पास एक बार दिखाना सैम डी, तो इसमें क्या क्या आ रहा है सिलेबस के हिसाब से देखें तो रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 करा दिए थे। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, वेल डिफाइंड वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, रिलेशनशिप बिटवीन रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। चलो तो वैसे हम सारा ही कर लेते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री वाला और जो बाकी स्क्वायर रिलेशनशिप में 2 और फॉर्मूले वो नहीं आ रहे, बट कर लेना सारे ही, क्या अब तक कोई भी दे दे। तो डेफिनेशन देखें, हमने कितने पॉइंट्स में ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस किया था, 5-6 पॉइंट्स में डिस्कस किया था, 6 के 6 पॉइंट रिवाइज करते हैं। तो डेफिनेशन देखें तो साइन थीटा, सबसे पहले तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल बी 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज होता है और ये जो एडजेसेंट साइड्स हैं ये परपेंडिकुलर और बेस है। तो अगर हम बात करें साइन थीटा की, तो हमें कोई ना कोई एंगल लेना पड़ेगा, रेफरेंस एंगल। अब मैंने एंगल सी को ले लिया है थीटा, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, साइन ऑफ एंगल सी की। तो साइन ऑफ एंगल सी की बात कर रहा हूँ मैं। ये हमारा जो थीटा है वो कौन सा एंगल है, रेफरेंस एंगल है, एंगल ऑफ रेफरेंस। तो साइन ऑफ एंगल सी। अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में बेस हो जाएगा BC और परपेंडिकुलर हो जाएगा AB। तो साइन थीटा की जो रेशो होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर क्या है, AB और हाइपोटेन्यूज AC। इसी तरह से कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की रेशो होती है, दैट इज BC डिवाइड बाय AC। इसी तरह से टेंजेंट थीटा, इसका है साइन, इसका है कोजाइन, फुल फॉर्म कोजाइन, कोजाइन की शॉर्ट फॉर्म है कोस, टेंजेंट की टेन। तो P बाय B यानी कि AB डिवाइड बाय BC। इसी तरह से कोटेंजेंट, इसकी शॉर्ट फॉर्म कोट थीटा, ये सारे स्मॉल में लिखते हैं, B बाय P दैट इज BC डिवाइड बाय AB। और सीकेंट थीटा, तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस, सीकेंट थीटा की शॉर्ट फॉर्म सेक थीटा, तो हाइपोटेन्यूज AB डिवाइड बाय में AC डिवाइड बाय में बेस BC। और इसी तरह से कोसिकेंट थीटा की शॉर्ट फॉर्म कोसेक, कोसिकेंट थीटा, ठीक है। इसकी क्या है फुल फॉर्म, कोसाइन, इसकी है कोसिकेंट। तो कोसिकेंट थीटा इज हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर दैट इज AC बाय AB। अब ये सारे किस बात पर डिपेंड करते हैं, हमारे रेफरेंस एंगल थीटा पर। अच्छा, तो अंडरस्टूड सी बात है कि यहाँ पर जो एंगल बचा, लेट से इस एंगल को मैंने x ले लिया, तो अगर मैं अब इस x एंगल के रिस्पेक्ट में साइन x की वैल्यू निकालूं, तो अब साइन फॉर्मूला वही रहेगा P/h, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बट अब x एंगल के लिए परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। जहाँ भी आपका एंगल बनता है उसकी ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, एडजेसेंट साइड को बेस कहते हैं, और राइट एंगल के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। हाइपोटेन्यूज सेम रहता है लेकिन परपेंडिकुलर बेस बदल जाते हैं। तो इस x एंगल के लिए इस बार जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा, BC। तो इट मीन्स अब जो बनेगा परपेंडिकुलर वो हो जाएगा BC डिवाइड बाय AC। इसी तरह से कोस x को डिफाइन करें तो क्या बनेगा, AB डिवाइड बाय AC। इसी तरह से tan x को डिफाइन करें तो tan x, तो परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज BC डिवाइड बाय AB। कोट x की वैल्यू AB बाय BC, सीकेंट x की वैल्यू AC डिवाइड बाय AB, ठीक है। और कोसिकेंट x की वैल्यू AC डिवाइड बाय BC। अब अगर ध्यान से देखो तो
ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों क्या है, इक्वल है। बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी, दे आर इक्वल। इट मीन्स दोनों की लेफ्ट साइड भी क्या होगी, इक्वल। इट मीन्स साइन एक्स, देयरफॉर वी कैन से साइन एक्स किसके इक्वल होगा, ठीक होगी बात, साइन एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा। अगर अब हम देखें रिलेशनशिप तो x प्लस थीटा प्लस 90 डिग्री कितना होगा, क्लियर। तो x प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 90। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, इट मीन्स देयर फॉर ये बन गई आइडेंटिटी, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, क्लियर होगी बात। हाँ जी, तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना, कोस थीटा। तो ये हमने इसको डेरिवेशन कर ली दोबारा से, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। आगे एडजस्ट हो जाएगा, आगे आ जाओ, यहाँ पे बैठ लो, तुम करना एडजस्ट, तुम तीनों कर सकते हो इजीली एडजस्ट। देख यहाँ आराम से जगह बन गई, अब ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर हम देखें ये ए बी बाई ए सी साइन थीटा और ए बी बाई ए सी कोज एक्स, इसका मतलब कोज एक्स किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के, और एक्स की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस थीटा। तो हम कह सकते हैं कि कोज ऑफ 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आ गया, साइन थीटा के। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप भी होगी और डेफिनेशन भी होगी साथ साथ। सिमिलरली tan ऑफ 90 माइनस थीटा प्रूव कर लोगे ऐसे ही, कोट थीटा आ जाएगा, कोट ऑफ 90 माइनस थीटा tan थीटा आ जाएगा, सीकेंट ऑफ 90 माइनस थीटा कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट ऑफ 90 माइनस थीटा सीकेंट थीटा, ठीक है। कोसिकेंट को ना शॉर्ट फॉर्म कोसेक थीटा भी लिख देते हैं, या फिर कई बार ना सी एस सी थीटा भी लिख देते हैं। सी एस सी भी क्या होता है, कोसिकेंट ही होता है, सी एस सी, ठीक है। अदरवाइज कोसिकेंट तो है ही, कोस के लिए सी ओ एस आता है, ठीक है। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप हो गई और साथ में डेफिनेशन हो गई, दो बातें हो गई। अब तीसरी चीज इसके अंदर एक तो टेबल ऑफ वैल्यूज है और प्रोडक्ट रिलेशनशिप है और स्पेशल रिलेशनशिप है और स्क्वायर रिलेशनशिप है। तो इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो थर्ड पॉइंट कर रहे हैं हम प्रोडक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। प्रोडक्ट रिलेशनशिप में क्या है, टेन थीटा की मल्टीप्लाई करते हैं अगर कोट थीटा से तो 1 आता है, साइन थीटा की कोसिकेंट थीटा से करते हैं तो 1 आता है, पी बाई बी इंटू बी बाई पी कट के 1 आ जाएगा, पी बाई एच इंटू एच बाई पी 1 आ जाएगा, कोस थीटा इंटू सीकेंट थीटा 1, बी बाई एच और एच बाई बी, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेसिप्रोकल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेसिप्रोकल। तो ऑप्शन ऐसे कह सकता है, साइन थीटा एंड कोस थीटा, कोस थीटा एंड कोट थीटा, टेन थीटा एंड कोट थीटा, और नन ऑफ दीज। तो क्या आंसर आएगा, टेन थीटा एंड कोट थीटा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेसिप्रोकल, कौन से एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जैसे टेन और कोट आपस में रेसिप्रोकल है, टेन की वैल्यू निकालने के लिए क्या आंसर आएगा, 1 बाय कोट, और कोट की वैल्यू निकालने के लिए 1 बाय 10। तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गई है, समझ में आ गई बात। अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस यानी रूट्स अल्फा और बीटा टेन थीटा और कोट थीटा है तो इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, 1। समझ में आई बात। मतलब पॉसिबल है ना कि वो पॉलिनोमियल के साथ ट्रिग्नोमेट्री को मिला सकता है, इस टाइप से मिला सकता है, वो कोई भी रिलेशनशिप या आइडेंटिटी को यूज करवा सकता है। साइन इंटू कोसिकेंट 1 तो साइन 1 अपॉन कोसिकेंट, और कोसिकेंट 1 अपॉन साइन, कोस इंटू सीकेंट 1 तो कोस 1 अपॉन सीकेंट, और सीकेंट 1 अपॉन कोस। तो ये हो गया प्रोडक्ट रिलेशनशिप। इसी तरह से फोर्थ, अगर स्पेशल रिलेशनशिप देखें तो आपको मेनली 2 ही ध्यान रखने हैं और यही ज़्यादा से ज़्यादा यूज होते हैं, टेन और कोट। तो टेन का क्या बनेगा, साइन डिवाइड बाय कोस, टेन होता है पी बाई बी, दोनों को एच से डिवाइड कर लिया तो पी बाई एच और बी बाई एच बन गया, तो अल्टीमेटली बन गया साइन बाय कोस। और कोट का क्या आएगा, कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, ठीक होगी बात।
एक चीज़ बता देता हूँ, टेन थीटा प्लस कोट थीटा की जो डायरेक्ट वैल्यू आती है वो आती है सीकेंड थीटा इंटू कोसिकेंड थीटा। प्रूव कर सकते हैं हम बहुत ईजिली। टेन प्लस कोट इज इक्वल टू सीकेंड इंटू कोसिकेंड। देखो टेन प्लस कोट, टेन की वैल्यू क्या है साइन डिवाइड बाय कोस, और कोट की वैल्यू क्या है कोस डिवाइड बाय साइन। क्या करेंगे एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा कोस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। साइन की साइन से करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, कोस की कोस से कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कितना होता है 1 डिवाइड बाय कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और 1 बाय कोस क्या होता है और 1 बाय साइन क्या होता है, ये बन गया प्रोडक्ट में है ना। सबको साइन कोस में चेंज कर देंगे लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में, तो प्रूव करने वाले क्वेश्चन जो है वो हो जाते हैं। ठीक है, टेन और कोट ये हो गया हमारे पास स्पेशल रिलेशनशिप। इसके बाद देखें स्क्वायर रिलेशनशिप, तो इसमें 3 पॉइंट्स थे हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका जो सम है वो क्या आएगा 1। इसका प्रूफ करके दिखाना है, तो प्रूफ बड़ा इजी सा है। साइन थीटा होता है p बाई एच, तो उसका स्क्वायर करना है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, साइन स्क्वायर थीटा लिखा है या साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा है, इन दोनों का मतलब सेम है। और मीनिंग है क्या इनका मीनिंग है साइन थीटा की मल्टीप्लाई साइन थीटा से ही कर दो। जैसे सपोज साइन स्क्वायर 60 डिग्री लिखा है, तो आपने 60 डिग्री का कुछ नहीं करना, स्क्वायर करना है साइन 60 की वैल्यू का। तो साइन 60 की जो वैल्यू है उसका ही स्क्वायर करेंगे। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, जब इसका आप स्क्वायर ओपन करोगे तो आएगा 3/4। तो p बाई एच का होल स्क्वायर b बाई एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1 हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं, p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर b स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, तो एलसीएम कितना आएगा एच स्क्वायर, और ऊपर कितना आएगा p स्क्वायर प्लस, अब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 1। तो ये आपका प्रूफ हो गया। इसके बाद इसमें आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। क्या वैल्यू निकलेगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों में से साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ज़्यादातर साइन या कोस वाले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर मैं इसी आइडेंटिटी को थोड़ा सा और ओपन करूं तो मेरे पास नए चीज़ें और आ जाती हैं। देखो साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा को, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस लिख सकते हैं ना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखो 1 माइनस कोस थीटा, अब डिवाइड बाय में ये यहाँ पर साइन था ना मल्टीप्लाइड में, तो कहाँ आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, और ये वाला 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड में आ जाएगा, तो ये दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। अब क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, दिस इज इक्वल टू, अब दिस इज इक्वल टू यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और ऑप्शंस में आपको 4 ऑप्शन दे दिए, उनमें से एक ऑप्शन तो यही मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये भी दे सकता है 1 प्लस कोस बाय साइन, तीसरा ऑप्शन 1 प्लस साइन बाय कोस दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन 1 माइनस साइन बाय कोस दे रखा है, तो यही वाला सही होगा। समझ में आई बात। अभी कैसे निकला, स्क्वायर का सम 1 होता है, एक कोस साइड लेके और फिर क्या कर दिया हमने a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आइडेंटिटी लगा दी और प्रूव हो गया। दूसरा ट्रिक तो काम आ ही जाएगी इसके अंदर, वही शॉर्टकट, थीटा को पुट कर लो लेफ्ट साइड में आपके क्वेश्चन में, और जो राइट साइड में आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं उनमें भी वही थीटा पुट कर लो। बस ऐसा थीटा मत पुट करना जिसके अंदर नीचे 0 आ जाए, समथिंग बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, तो वो थीटा पुट नहीं करना। बाकी आप थीटा कुछ भी पुट करो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, आपके आंसर में भी और क्वेश्चन में भी, दोनों में मैच होना चाहिए, तो वही ऑप्शन करेक्ट होगा। अब यहाँ से देखें कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से भी आइडेंटिटी जो है एक नई और आइडेंटिटी बन जाएगी। कोस स्क्वायर को कोस इंटू कोस लिख सकते हो, और 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ से देखो इसको डिवाइड में ले आओ, कोस थीटा डिवाइड बाय में 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू में क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय में कोस थीटा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो वही चीज़ वापस आ जाएगी। तो ध्यान रखना नीचे वाली क्वांटिटी का ऊपर जो है यहाँ पर राइट साइड में साइन चेंज हो जाता है, और ये दोनों क्या रहते हैं सेम। ठीक होगी बात, इनमें साइन चेंज होता है, ये दोनों सेम रहते हैं। अब मान लो क्वेश्चन आ गया कोस थीटा, ठीक है, कोस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा के। अब पूछ लिया 1 माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा, ये किसके इक्वल होगा, तो इक्वल होगा साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा के। ऐसे बहुत सारी जो है आप खुद से भी कर सकते हो।
तो मेनली हमारे सिलेबस में जो है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को फोकस किया गया है कि ये आइडेंटिटी तो आपको आनी ही चाहिए स्क्वायर में, ठीक है। प्रोडक्ट हो गया, स्पेशल रिलेशनशिप हो गया, डेफिनेशन हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री भी हो गया। नेक्स्ट इसी स्क्वायर में दो और थे, मैं बता देता हूँ, उनका भी बहुत ज़्यादा यूज़ है। जैसे अच्छा पहले एक बार इसी पे ही थोड़ा और डिस्कशन कर लेते हैं, इस पे और एक्स्ट्रा चीज़ें कैसे आ सकती हैं इसी आइडेंटिटी पे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग कर दूँ तो एक नई आइडेंटिटी और बन जाएगी। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। यहाँ से क्या बना साइन 4 थीटा प्लस का कोस 4 थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। यहाँ से वैल्यू आएगी आपके पास साइन 4 थीटा प्लस का कोस 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अगेन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, बॉक्स बना दिया मैंने, इसको नोट कर लेना, ठीक है। साइन 4 प्लस कोस 4, ज़्यादा ठंड लग रही है, ठीक है। साइन 4 प्लस कोस 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर। ये साइन 4 प्लस कोस 4 के अंदर रिलेशनशिप आ गया। तो नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम इसी के अंदर इसी आइडेंटिटी में क्यूबिंग कर दें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और क्या कर दें CBS क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो एक और नई आइडेंटिटी बन जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब विल बी इक्वल टू 1 का क्यूब। अब ए का क्यूब करोगे तो साइन की पावर कितनी आएगी 6 थीटा, स्क्वायर का क्यूब पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, प्लस में बी का क्यूब तो कोस की पावर 6 थीटा प्लस में 3ab यानी कि 3 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा इंटू में 1 लिख दूं। क्या आइडेंटिटी होती है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब 3ab इंटू ए प्लस बी। तो जब ए प्लस बी करोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1 का क्यूब 1। साइन 6 प्लस कोस 6 की वैल्यू क्या निकल गई, साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो 4 वाले में देखो 2 माइनस हुआ था, और 6 वाली पावर में कितना माइनस हुआ 3, उसका हाफ याद कर सकते हो। 4 आता तो 2 आ गया था, यहाँ पर 6 आता तो 3, ठीक। ये दो आइडेंटिटी होगी। अब आपके पास वो क्वेश्चन आता है एक बड़ा सा, जिसमें आपको ऐसे कुछ वैल्यू निकालनी होती है, 3 साइन 6 थीटा प्लस 6 थीटा माइनस 4 साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा, ठीक है, और समथिंग कुछ प्लस 2 इज इक्वल टू, और ऑप्शन होते हैं कि क्या वैल्यू आएगी इसकी। तो इसकी वैल्यू ये पुट कर दो यहाँ से, इसकी वैल्यू ये पुट कर दो, और टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, न्यूमेरिकल आंसर आ जाएगा, ठीक। 4 3 12। अब यहाँ पर ले लेते हैं 6, यहाँ ले लेते हैं 4। देखो अब यही क्वेश्चन अगर आ गया तो वैल्यू पुट करोगे 4, इसकी वैल्यू क्या पुट करोगे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का 6 इसकी वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस का कितना आ रहा है प्लस का 2। 4 इंटू 1 इज 4, माइनस का 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का 6 प्लस का 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कैंसिल हो गया ये 4 और 2 6, उसमें से 6 गया, कितना आंसर आ गया, समझ में आई बात। तो एक सेकंड भी नहीं लगेगा अगर आपको ये दोनों आइडेंटिटीज पता है, नहीं तो वहां पर क्यूबिंग स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, वो भी ध्यान रख लेना। इसी में एक दो चीजें और बता देता हूँ साइन कोस से रिलेटेड ही। एक तो ये क्वेश्चन जो है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर कोस स्क्वायर थीटा है, कोस थीटा है, ठीक, क्या था क्वेश्चन, ऐसे कुछ था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, इसकी वैल्यू 1 है, तो आपको वैल्यू निकालनी होती है किसी की, है ना, कोई एक्सप्रेशन कोस प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करो।
तो कोशिश किया करो कि आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी है, और साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर को यूज़ किया जा सकता है यहाँ पर। तो साइन स्क्वायर की जगह मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, प्लस का साइन थीटा इज इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये माइनस कोस स्क्वायर राइट साइड में चला गया, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कोस स्क्वायर थीटा। तो जहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा है उसकी जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, साइन थीटा, और जहाँ कोस 4 थीटा है इसको कोस स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, और कोस स्क्वायर की वैल्यू साइन थीटा है तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी, 1, तो इसका आंसर भी कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक होगी बात। इस टाइप से और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बता रहा हूँ, मान लो आपके पास 3 sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू दे दिया 5, और वो वैल्यू पूछेगा 4 sin x माइनस 3 cos x की वैल्यू बतानी है, 3 cos x इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसमें मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी मैंने, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इसमें वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू c, देन जो रिजल्ट है वो ये है b sin थीटा माइनस a cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ये रिजल्ट है, प्रूफ भी कर सकता हूँ इसको इजीली। देखो क्या है, साइन के साथ a आ रहा है ना, और कोस के साथ b आ रहा है। अब इस वाले के अंदर क्या आ गया, ऑपोजिट हो गया, जो कोस के साथ आ रहा था वो साइन के साथ आ गया, और जो साइन के साथ आ रहा था वो कोस के साथ आ गया, और बीच में प्लस का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, माइनस हो गया। ठीक, तो इस प्रॉब्लम में भी बिल्कुल सेम ही सिचुएशन है, 3 sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू 5। अब जो 4 है वो साइन के साथ आ गया, 3 जो है वो कोस के साथ, और बीच में साइन चेंज हो गया। तो अब इसका आंसर क्या निकलेगा, ये a, ये b और ये c, तो मिल गए a, b और c। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर विद प्लस एंड माइनस, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 25 में 25 गया, 0 प्लस माइनस तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। क्लियर हुआ। ये प्रूफ करके दिखा दूं कि ये कैसे आता है। देखो, हमने a साइन थीटा ऑलरेडी वैसे करवा रखी हैं ये सब चीज़ें, a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा को c लिया, और यहाँ से अब b साइन थीटा माइनस a कोस थीटा इसको हमने k मान लिया, कोई और नया नंबर मान लिया, लेट्स से k। दोनों इक्वेशंस की स्क्वायरिंग कर लो और फिर क्या कर दो, दोनों को ऐड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड एडिंग। जब स्क्वायरिंग करोगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। जब स्क्वायरिंग करोगे ना तो a प्लस b का होल स्क्वायर होएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का स्क्वायर a साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, b कोस थीटा का स्क्वायर b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, प्लस का 2 टाइम्स ab साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोस थीटा इज इक्वल टू c स्क्वायर। ऐसे ही नीचे वाली इक्वेशन का जब स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, b स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस आ जाएगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस क्या आएगा 2ab साइन थीटा कोस थीटा। मल्टीप्लाइड में आगे पीछे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2b साइन थीटा a कोस थीटा, सारा प्रोडक्ट करेंगे तो 2ab साइन थीटा कोस थीटा ही आएगा इज इक्वल टू k का स्क्वायर। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को, इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दो, ऐड करोगे कैंसिल हो जाएगा, c स्क्वायर प्लस k स्क्वायर आ गया राइट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या आया, इन दोनों में से कॉमन साइन स्क्वायर थीटा, अंदर क्या बचा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से कॉमन क्या आया, अंदर क्या बना। अब फिर से दोनों में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंदर क्या बचा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, क्या होता है 1 इज इक्वल टू क्या आया c स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो k स्क्वायर की वैल्यू निकालने तो क्या निकलेगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहां पर ये वाला लगा हटा दे तो क्या आ जाएगा विद प्लस एंड माइनस। ठीक है, तो 2 आंसर आएंगे, वो देख लेना जो भी आंसर मैच करता है, ये जो भी आंसर है। अब इसी पे एक वो क्वेश्चन था आर.डी. शर्मा के अंदर, कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू आई थिंक √2 साइन थीटा या √2 कोस थीटा, ऐसे कुछ दे रखा था, और एक स्टेटमेंट प्रूव करनी थी। अब दोनों के कोफिशिएंट्स कितने हैं हमारे पास, 1 ही है।
तो कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, ऐसा कुछ वैल्यू दिखानी थी, इट इज इक्वल टू √2 साइन थीटा या समथिंग कुछ ऐसे ही प्रूव करना था। तो कैसे प्रूव करते हैं, देखो यहीं से ही सॉल्व करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कोस थीटा, ठीक है, और माइनस का कितना, माइनस का कोस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से कोस थीटा कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या आया √2 - 1 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा के डिवाइड में ले आए √2 - 1 इज इक्वल टू कोस थीटा। तो साइन थीटा डिवाइड बाय √2 - 1, इसको क्या करें रैशनलाइज, √2 + 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड इज इक्वल टू कोस थीटा। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। a - b इंटू a + b, a² - b², तो √2 - 1 इंटू √2 + 1 कितना बनेगा 2 - 1, √2 का स्क्वायर 2 - 1 का स्क्वायर 1, तो 2 - 1 विल बी 1, नीचे कुछ लिखने की नीड नहीं है। अब ऊपर क्या बचा, साइन थीटा की मल्टीप्लाई √2 + 1 से इज इक्वल टू कितना कोस थीटा, √2 की साइन थीटा से √2 साइन थीटा, फिर साइन थीटा की 1 से साइन थीटा, और राइट साइड में गया तो क्या आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो हेंस प्रूफ कोस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कोस थीटा, √2 साइन थीटा, ठीक। ठीक है, तो साइन कोस में आइडेंटिटी हो गई। इसके बाद जो बाकी आइडेंटिटीज हैं वो स्क्वायर में ये हैं, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ सकती है, ये भी आपको आनी चाहिए यहाँ से। और एक और आइडेंटिटी है, CO लगा दो साथ में आगे, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है 1। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, सेकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, कोसेकेंड स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1। यहाँ से अगर हम सेकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगा फॉर्मूला 1 + टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेकेंड स्क्वायर को निकालेंगे तो दैट इज 1 + कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मैंने अच्छे से याद करवा रखी है तुम्हें, सेकेंड और कोसेकेंड में क्या है, इसमें CO लगा दो, यहाँ भी CO लगा दो, तो कोसेकेंड बन जाएगा और कोट बन जाएगा। तो 1 + टेन स्क्वायर 1 + टेन स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर होता है, और 1 + कोट स्क्वायर कोसेकेंड स्क्वायर होता है। अगर हम टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगी सेकेंड स्क्वायर माइनस 1, और कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसी फॉर्मूले से ये निकाल दिया, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वो ये है, इसी आइडेंटिटी से एक और आइडेंटिटी बन जाती है, दैट इज सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कितना 1, ठीक है। तो अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेसिप्रोकल प्रोडक्ट रिलेशनशिप, तो उसमें ऐड कर लो ये फॉर्मूला, और साइन इंटू कोसेकेंड 1, टेन इंटू कोट 1, सेकेंड इंटू कोस 1। अब ये सेकेंड माइनस टेन इंटू सेकेंड प्लस टेन इज ऑल्सो इक्वल टू 1, प्रोडक्ट रिलेशनशिप में ही ऐड कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। अब यहां से आप पे क्वेश्चन कैसे बन जाता है, देखो ऐसे क्वेश्चन कहेगा इफ सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा दैट इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करो। अब एक इक्वेशन आपको साइन थीटा कैसे फाइंड करना है, सेकेंड माइनस टेन 2 दे रखा है, तो आप एक काम करो पहले लिख लो एक बार, सेकेंड माइनस टेन इज इक्वल टू 2। अब यहां से क्या तुम सेकेंड प्लस 10 को निकाल सकते हो, सेकेंड प्लस 10 की वैल्यू क्या होगी 1/2। कैसे पता लगा, क्योंकि सेकेंड माइनस 10 और सेकेंड प्लस 10 एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल, तो 2 का रेसिप्रोकल कितना होगा 1/2। और बड़ी ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या आंसर आएगा 1 डिवाइड बाय में सेकेंड प्लस 10, और ऐसे टेस्ट में भी क्वेश्चन बहुत दे रखे हैं। और अगर यहाँ पर प्लस कर दे तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, अगर यहाँ पर प्लस लगा दे तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है प्लस वाले की, तो 1 डिवाइड में हमें किसकी वैल्यू लिख देंगे माइनस की, और माइनस वाले की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो रेसिप्रोकल हो गया। अब दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ऐड कर दे तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, सेकेंड सेकेंड कितने बन गए 2 सेकेंड थीटा इज इक्वल टू कितना आया 2 + 1/2, 2 × 2 4 + 1 5/2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड थीटा। तो सेकेंड थीटा की वैल्यू मल्टीप्लाइड वाला डिवाइड में आता है, ध्यान रखना कोई साइन चेंज नहीं होता, 2 है तो 2 ही डिवाइड में आएगा, -2 होगा तो -2 ही डिवाइड में आएगा। सेकेंड थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5/4, तो कोस थीटा की वैल्यू निकल गई यहाँ से 4/5, और कोस थीटा 4/5 आता ही आपको साइन थीटा निकालना है। तो सबसे बेस्ट मेथड ये है, सबसे बेस्ट मेथड ये है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, यहाँ थीटा रखो नाम, कोस होता है बेस, यहाँ 4 बाय हाइपोटेन्यूज यहाँ 5, पाइथागोरस लगा दो, 25 में से 69, यहाँ कितना बन गया उसका √3। अब आपसे जो भी पूछे वो बता दो, टेन थीटा पूछ रहा तो 3/4,
साइन थीटा पूछ रहा तो 3/5, कोसिकेंट थीटा पूछ रहा तो 5/3, सीकेंट थीटा पूछ रहा तो 5/4, जो भी पूछ रहे सारे के सारे बता सकते हो। समझ में आई बात। इनफैक्ट किसी भी क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री रेशो, अगर एक ट्रिग्नोमेट्री रेशो दे दिया, राइट ट्रायंगल बनाओ, जो भी पी बी जो भी उसकी रेशो में आ रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, 2 नंबर्स उनको लिख दो, पाइथागोरस से तीसरा नंबर निकाल लो और उसके बाद जो भी पूछा वो बता दो। ठीक है। अब यही चीज आपके पास कोसिकेंट और कोट में भी है, सेम फॉर्मूला। तो कोसिकेंट और कोट में जो सेम फॉर्मूला है वो क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इज 1, तो कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा दैट इज इक्वल टू, या इनटू में कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू कितना 1। अब खुद लिख लेना, कोसिकेंट माइनस कोट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय कोसिकेंट प्लस कोट, और कोसिकेंट प्लस कोट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय कोसिकेंट माइनस कोट। एक की वैल्यू देगा तो दूसरे की वैल्यू खुद से निकाल लोगे, और दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो कोसिकेंट और कोट अलग अलग हो जाएंगे, उनकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, अदरवाइज इक्वेशन बनाने में टाइम वेस्ट होगा। तो इनका ये यूज होता है। ठीक है, टेबल रहेगी, टेबल ऑफ वैल्यूज। अच्छा, कुछ 2-3 बातें नोट करनी है, जैसे कि साइन ऑफ ए अगर साइन ऑफ बी के इक्वल आता है तो यहां से क्या इंप्लाई होगा, ए इज इक्वल टू बी। एक्यूट एंगल्स के लिए ये रिजल्ट ट्रू है। आप 10th क्लास में हो, एक्यूट एंगल को स्टडी कर रहे हो, तो साइन ए साइन बी के इक्वल है, तो ए किसके इक्वल होगा, बी के। जैसे कि साइन 4x इक्वल टू है साइन 2x, तो x की वैल्यू बताओ, तो 4x किसके इक्वल करोगे, 2x के। अब x से x काट मत देना, फिर तो कुछ निकलेगा भी नहीं आंसर। अब 4x में से क्या कर देंगे, 2x को माइनस इज इक्वल टू 0, लेफ्ट साइड ले आएंगे ना इसको, 2x माइनस में आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0/2, x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऑप्शन भी दे रखे होंगे तो उसमें भी यहाँ पर पुट कर सकते हो कि किस वैल्यू के लिए ट्रू आ रहा है। इसी तरह से सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशो के लिए ट्रू है ये। अगर कोस ए कोस बी के इक्वल आ जाए तो क्या होगा, ए एंगल बी एंगल के इक्वल, ए और बी कोई भी एंगल होंगे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, साइन 4 थीटा इज इक्वल टू कोस 2 थीटा, आपको थीटा निकालना है। अब इक्वल तो तब होते हैं जब दोनों सेम होते हैं। अब या तो साइन को कोस में बदल दो या फिर कोस को साइन में। कोस को साइन में बदल दें तो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप क्या थी, साइन ऑफ 90 माइनस एंगल 90 माइनस 2 थीटा कर दिया। ठीक है, जितना तुम प्रिपेयर करके जा रहे हो ना, जितना मैंने कराया है वो मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट, जितना चाहिए उससे ज़्यादा ही बता रहा हूँ। बस वहाँ पर अगर घर से पढ़ के जाओगे तो प्रॉपरली अच्छे नंबर आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। कितना आएगा, 15 डिग्री निकल गया ना। बाकी इस टाइप का क्वेश्चन वैसे कॉम्प्लीमेंट्री पे आएगा नहीं शायद, बट आ भी जाए तो आपको आना चाहिए, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, इस तरह से सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशो के लिए ट्रू है। इसके बाद टेबल देखें तो बस टेबल ही रहेगी ना, स्क्वायर रिलेशनशिप हो गया, प्रोडक्ट हो गया, एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता दिया ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, टेबल में क्या है हमारे पास, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, 0 1 2 3 4 लिख दो, डिवाइड बाय 4 कर दो, स्क्वायर रूट लगा दो और साइन में लिख दो वैल्यू, उसके बाद सारी टेबल बन जाती है। वो तरीका सिखा रखा है, पर मेरे हिसाब से वो जो फिंगर वाला शॉर्टकट बता रखा है ना, वो सबसे बेस्ट है, वो आपको पता ही है। ठीक है ना, 30 डिग्री निकालना है, ये 0 है, ये 30 है ना, 0 ये 0 हो गया यहाँ पर, ये वाला ये 30 हो गया, ये 45, ये 60 और ये 90। अगर साइन 30 निकालना होता है तो 30 को बेंड किया, लेफ्ट फिंगर्स उसका रूट डिवाइड बाय 2। समझ में आई बात। साइन 60 निकालना है तो क्या निकलेगा, निकाल कर बताओ, साइन 60, साइन 60 करना बेटा, किस एंड से बताया था करने के लिए, करो। नींद आ रही है क्या, थंब से 0 डिग्री शुरू करना था। 30 बात आता नहीं, क्या होता है, लिखा हुआ है बोर्ड पर देख लो। हाँ हाँ, अब 60 करना है आपको, साइन 60 निकालना है। हाँ हाँ, रूट लेफ्ट बाय 2, स्क्वायर रूट ऑफ लेफ्ट में कितनी फिंगर्स हैं अब, हाँ √3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, 10 60 निकालना है, तो 10 60 के लिए बेंड तो वही होएगी, √3 बाय 1,
दैट इज √3। साइन के लिए लेफ्ट की फिंगर्स का √2, कोसाइन के लिए, कोस के लिए राइट की फिंगर्स का √2। कोस 30 निकालो, कोस 30 करो, 30 को बेंड करो, राइट की फिंगर्स कितनी आ रही हैं 3, √3/2। कोस 30 और साइन 60 इक्वल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री से भी इक्वल होते हैं। साइन 45 कोस 45 1/√2 होते हैं, ठीक है ना। तो और 10 निकालना है तो लेफ्ट की फिंगर्स का रूट डिवाइड बाय राइट की फिंगर्स का रूट। कोट सीकेंट और कोसिकेंट निकालने हैं तो कोस निकाल कर रेसिप्रोकल सीकेंट आ जाएगा, साइन निकाल कर रेसिप्रोकल कोसिकेंट आ जाएगा, 10 का रेसिप्रोकल कोट हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेबल ऐसे कोई नीड नहीं है। हाँ, डेरिवेशन कहते हो तो मैं वो बता देता हूँ। तो डेरिवेशन एक बार ही समझा देता हूँ कि वैल्यूज़ कैसे कैसे आती हैं, ठीक है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो देखो टेबल आपको ना ऐसे याद होनी चाहिए। साइन 30 और कोस 60 ये दोनों इक्वल होते हैं, और ये दोनों किसके इक्वल होते हैं 1/2 के। इनके रेसिप्रोकल होते हैं कोसिकेंट 30 और सीकेंट 60, ये भी इक्वल होते हैं, और ये किसके इक्वल होते हैं 2 के। साइन 60 और कोस 30 दोनों इक्वल होते हैं √3/2, याद ही होने चाहिए। और इसी तरह से कोसिकेंट 60 और सीकेंट 30 दोनों इक्वल होते हैं 2/√3, ठीक है। अब कुछ चीज़ें 1 होती हैं, जैसे कि 1045 कोट 45, ठीक है, ये दोनों। इसके बाद साइन 90 बिल्कुल सही है, कोस 0, साइन 90 का रेसिप्रोकल कोसिकेंट 90 वो भी उसका 1 का रेसिप्रोकल 1 ही हुआ, और कोस 0 का सीकेंट 0। 6 बार वैल्यू कितनी आती है 1। 10 और कोट 45 पर 1 होते हैं, साइन 90 और कोसिकेंट 90 पर 1 होते हैं, कोस 0 और सीकेंट 0 क्या होते हैं 1 होते हैं। अब कुछ नॉट डिफाइंड होते हैं, एक बार 0 वाला कर लेते हैं पहले। इनफैक्ट 10 0 डिग्री और कोट 90 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री और कोस 90 डिग्री, ये चारों कितने होते हैं 0 होते हैं। और नॉट डिफाइंड वाले कौन से होते हैं 1090 कोट 0, 1090 कोट 0, ठीक है। सीकेंट में 90 पर, क्योंकि कोस 90 0 होता है तो सीकेंट उसका रेसिप्रोकल है, 0 का रेसिप्रोकल 0/1 का 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और इसी तरह से कोसिकेंट 0, क्योंकि साइन 0 0 है तो कोसिकेंट 0 1/sin 0 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 1090 कोट 0, सीकेंट 90 कोसिकेंट 0, ये क्या बनेगा हमारा नॉट डिफाइंड ही लिख लेना, ठीक है, नॉट डिफाइंड। ठीक है। अब साइन 45 और कोस 45 इक्वल होते हैं, और ये वैल्यू कितनी होती है दोनों की 1/√2। सीकेंट 45 और कोसिकेंट 45 इक्वल होते हैं, वैल्यू होती है √2। बताओ कुछ रह गया। कितने एंगल हैं 0 30 45 60 और 90, 5, और कितनी रेशो है 6, तो कितने बनेंगे 30 बनेंगे 30। 2 4 6 8, 8 और 6 14, 14 और 4 18 और 4 22, 22 और 4 26, 4 रह गए अभी भी, है ना, 4 रह गए। साइन कोस 10 और कोट वाले रह गए, 4 ये रह गए। 10 30 डिग्री और कोट 60 डिग्री कितना होता है 1/√3। 10 60 डिग्री और कोट 30 डिग्री कितना होता है √3, ठीक है। बाकी टेबल तो बता ही रखी है तुम्हें, वो तो नकली काम तो पता ही है तुम्हें, जो शॉर्टकट वगैरह सिखा ही रखे हैं सारे। अब एक बार इनकी वैल्यूज़ की जो डेरिवेशन है, वैसे तो सब्जेक्टिव पेपर में तो डेफिनेटली आ ही जाती, अब सब्जेक्टिव पेपर नहीं है फिर भी चलो नॉलेज होनी चाहिए आपको। तो ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो लेट अस टेक ईच साइड एज 2a। तीनों साइड्स को मैंने क्या ले लिया 2a फॉर द इजीनेस, 2a ले लिया, ठीक है। दिक्कत हो रही है कुछ देखने में, ठीक है। तीनों साइड्स क्या ले ली 2a ले ली। ए पॉइंट से मैंने क्या ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, ठीक है, दैट इज AD इज एल्टीट्यूड। अब आपको पता है परपेंडिकुलर इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस, आइसोसेलेस में भी बाइसेक्ट करता है बेस को। RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, RHS रूल से दोनों ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट है। भाई ये कॉमन साइड होगी, ये दोनों इक्वल हैं और दोनों में राइट एंगल है, इसका मतलब CPCD से दोनों लेंथ क्या आ जाएंगी फ्रैक्शन ना आए, इसीलिए मैंने 2a लिया था कि फ्रैक्शन ना आए।
तो ये साइड भी ए आ गई और ये वाली साइड भी ए आ गई, सही है। अगर मैं यहाँ से हाइट या एल्टीट्यूड निकालूं इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो AD का स्क्वायर प्लस में DC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 2A का होल स्क्वायर, सही है। पाइथागोरस लगा दी, AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, और AC की वैल्यू 2A है तो 2A का स्क्वायर क्या होएगा, 4A स्क्वायर, ये वाला A स्क्वायर माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या बचा मेरे पास, AD का स्क्वायर, ये कितना बना 3A स्क्वायर, तो AD स्क्वायर कितना आ गया 3A स्क्वायर, तो AD की वैल्यू कितनी आ गई √3A। अगर ये √3A वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँ √3A, तो अब ध्यान से देखो आपके पास सिस्टम तैयार हो गया है। यहाँ से आप सभी एंगल्स की 30 और 60 वाले एंगल्स की सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हो। इस ट्रायंगल को मैं यहाँ बना कर दिखा रहा हूँ। ये पॉइंट A था, ये वाला पॉइंट D, एंगल 90 डिग्री, ये लेंथ, ये पॉइंट C, तो ये लेंथ कितनी A, ये वाली लेंथ 2A और ये लेंथ कितनी √3A। ये एंगल बताओ कितना होगा, क्यों होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल 60 डिग्री ही होगा। ये वाला एंगल 30 डिग्री क्यों होएगा, सिपिसिटी से, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या थी, कॉन्ग्रुएंट थी, सही हुआ। अब यहाँ से अगर हम देखें तो sin 60 की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज, तो sin 60 की वैल्यू कितनी है, तो ज्योमेट्रिकली प्रूव कर लिया। पहले क्वेश्चन ज्योमेट्रिकली, जब सब्जेक्टिव पेपर होता था, इसी साल से ऑब्जेक्टिव आया, पहले सब्जेक्टिव पेपर होता था तो क्वेश्चन आता था शो sin 60 ज्योमेट्रिकली, प्रूव द sin 60 वैल्यू इज ज्योमेट्रिकली √3/2, तो ये ज्योमेट्रिकली प्रूफ है। इसका जो एक्चुअल डेरिवेशन है वो यही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बेस पर sin 60 डिग्री ये होता है। अब cos 60, tan 60 सारे निकाल लोगे 60 के, क्योंकि आपके पास तीनों चीज़ें हैं, PB, BH जो भी लगने हैं रूल्स। ऐसे ही 30 डिग्री भी निकाल दोगे, sin 30 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या होगा 30 डिग्री के लिए, उसके सामने वाली साइड, और सामने वाली साइड क्या है A डिवाइड बाय में 2A। ठीक, नींद खुली है नहीं खुली, खुल गई है, चलो बढ़िया बात है, आगे चलते हैं। अच्छा 45 के लिए क्या करना है, 45 के लिए आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ले लो। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है और यहाँ राइट एंगल है तो ये एंगल कितना होगा, 45 ईच हो जाएगा, अंडरस्टूड सी बात है ना। और आपको पता है कि ये दोनों इक्वल है तो A और A, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो 2A स्क्वायर आ जाएगा और उसका √2A आ जाएगा। अब हमें sin 45 cos 45 ये सब निकालने हैं, क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो क्या वैल्यू आई 1/, सब 45 डिग्री एज एंगल के लिए सारे निकाल लोगे। अब 0 डिग्री और 90 डिग्री का एक स्पेशल केस हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है, जैसे 0 डिग्री करना है, आपके पास ये राइट ट्रायंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है, यहाँ एंगल थीटा है। अगर मैं हाइपोटेन्यूज को, जो ये हाइपोटेन्यूज था, अगर मैं इसको बेस पे कोलैप्स करा दूं तो ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये लेंथ ऐसे आ गई, इसके ऊपर आ जाएगी। जब ये इसके ऊपर आएगी तो आपका जो परपेंडिकुलर है वो लेंथ कितनी हो जाएगी 0, ये कोलैप्स, ये लेंथ कोलैप्स हो जाएगी, ये गिर के यहाँ नीचे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, इस पे आ जाएगी। समझ में आई बात। तो बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों क्या हो जाएंगे सेम। अब यहाँ थीटा कितना हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। अब कोस 0 डिग्री निकालें तो बेस डिवाइड बाय में हाइपोटेन्यूज, तो बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों इक्वल है, तो B/H दोनों इक्वल है, तो कितना आंसर आएगा 1, तो इसीलिए कोस 0 का आंसर कितना आता है 1। और अगर साइन 0 निकालें तो P 0 है, 0 बाय समथिंग विल बी 0, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री इज 0 एंड कोस 0 डिग्री इज 1। क्लियर, आगे बाकी निकाल ही लोगे रेसिप्रोकल वगैरह करके। 90 डिग्री वाले केस में क्या होता है, उसमें जो हाइपोटेन्यूज है वो बेस की जगह किस पर कोलैप्स कर जाता है, परपेंडिकुलर पर। तो ये हाइपोटेन्यूज इसके पर आ जाएगा, यानी ये यहाँ आ जाएगा इस बार। तो इस बार परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जाएंगे, और थीटा इस केस में कितना बनेगा हमारा, यहाँ पर थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। देखो अगर ये थीटा हुआ तो ये थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, अगर ये 0 डिग्री हुआ तो ऑटोमेटिकली इसको 90 होना पड़ेगा, तीनों का सम तो 180 ही होता है, ठीक है। तो ट्रायंगल से कोलैप्स हो जाएगी, बट वो 90 की सेंस में आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए कोस 90 वगैरह 0 हो जाएंगे। अच्छा, कुछ अभी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या सेकेंट A 5/12 हो सकता है, ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, मतलब ये पॉसिबल भी है या नहीं है। तो हमारा क्या आंसर आएगा, फॉल्स, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, सीकेंट जो होता है ना। अच्छा, अब हम इसमें रेंज की बात, 11th क्लास में तो रेंज की बात करते हैं, अभी आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए, जो साइन A की वैल्यू है वो हमेशा किससे छोटी होती है, 1 से, ठीक है। और आप एक्यूट एंगल को स्टडी कर रहे हो, इक्वल भी होती है, इक्वल 90 डिग्री पर हो जाती है, और ग्रेटर किससे होती है, इक्वल टू 0 से, 0 पर 0 हो जाती है।
कोस ए के लिए भी सेम ही रूल होता है, साइन ए और कोस ए 0 से बड़े होते हैं और 1 से छोटे होते हैं। अगर यही वो पूछता कि साइन ए 5/12 तो हम कहते हैं हाँ हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन अगर वो ये कहे कि साइन ए 12/5 हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? ये आंसर 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है। तो साइन ए और कोस ए जो फ्रैक्शन में दिए जाएंगे, न्यूमिनेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा? बड़ा, या इक्वल हो सकता है तो 1 आ जाएगा। साइन और कोस में 0 से 1 के बीच में होते हैं। सीकेंट ए और कोसिकेंट ए एंगल में ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, ये किससे बड़े होते हैं? 1 से बड़े होते हैं। समझ में आई बात? सीकेंट और कोसिकेंट 1 से बड़े होते हैं, ये कभी 0 तो ले ही नहीं, 1 से छोटा ही नहीं हो सकता इसकी कोई वैल्यू। समझ में आ रही है बात? तो सीकेंट ए 1 से बड़ा होता है, सीकेंट ए रेसिप्रोकल होता है ना। आप 1 से 0 से 1 के बीच में कोई नंबर है, उसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1 से बड़ा ही जाएगा। अंडरस्टूड सी बात है। इसी तरह से कोसिकेंट ए भी 1 से बड़ा होता है, दोनों में रिवर्स हो गया। अब tan ए और कोट ए, tan ए और कोट ए ये कुछ भी पॉसिबल है, ये 1 से छोटे भी हो सकते हैं और 1 से बड़े भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो tan ए और कोट ए ये रियल नंबर ले लेते हैं, 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है। ठीक है, अच्छा, तो ट्रू फॉल्स वाले जस्टिफाई वाले क्वेश्चन आप इस टाइप से कर सकते हो। अब यहां से देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में ऑलमोस्ट करवाई दिया मैंने। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस में हमें 10 की पावर 20 निकालनी है। हाँ, वो वाला क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल। देखो इस टाइप के क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा, ठीक है, आपको दे रखा है साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है साइन की पावर 20 थीटा प्लस कोसिकेंट की पावर 20 थीटा, ऐसे कुछ था। ये क्वेश्चन 3 टाइप से आ सकते हैं, साइन कोसिकेंट में, कोस सीकेंट में, टेन और कोट में। जो प्रोडक्ट रिलेशनशिप वाले होते हैं ना उनमें ही आते हैं ये। ठीक है, क्या करेंगे देखो, यहाँ वैसे ना, यहाँ स्क्वायर दिया हुआ, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा तो सेम लिख लो, कोसिकेंट स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 1 बाय साइन, कोसिकेंट को 1 बाय साइन, तो कोसिकेंट स्क्वायर को 1 बाय साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना है? 2 है। तो -2 इज इक्वल टू कितना आ गया? ठीक है, यहां से ये एक आइडेंटिटी बन रही है, ध्यान से देखो, साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको 1 बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा। खुद से किया मैंने, ये मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं ना, साइन से साइन कट जाएगा तो 2 ही तो बचेगा। समझ में आई बात? ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab, इसका मतलब साइन थीटा माइनस 1 बाय, ये स्क्वायर तो रूट पे चला जाएगा, 0 का रूट 0 ही होता है, प्लस माइनस लगाने की भी नीड नहीं है, 0 प्लस माइनस 0 ही रहेगा। क्या बचा? साइन थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब साइन थीटा किसके इक्वल आ गया? 1 बाय साइन थीटा या कोसिकेंट थीटा, जो मर्जी कह लो। और साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा कहाँ पर इक्वल होते हैं? 90 डिग्री। अभी हमने देखा था, तो थीटा 90 मिल गया, वैसे भी कर सकते हो। और यहाँ से आपको ये भी पता लग गया कि साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? वैसे तो प्लस माइनस 1 आना चाहिए, प्लस माइनस 1, बट नेगेटिव वैल्यूज के साथ आप डील ही नहीं करते। 10th क्लास के अंदर एक्यूट एंगल ही है, सिर्फ ऑब्ट्यूज नहीं है, तो 11th में आएंगे प्लस माइनस 1। तो अभी आप पॉजिटिव एक्यूट एंगल, थीटा पॉजिटिव एक्यूट एंगल दिया होगा क्वेश्चन में, तो 1 ही आएगी वैल्यू। अब साइन थीटा की वैल्यू 1, कोसिकेंट इसका रेसिप्रोकल वो भी 1, तो 1 की पावर 20, 1 की पावर 20, कितना आंसर आ जाएगा? जो बुक में क्वेश्चन में दे रखा ना पेपर में, उसका आंसर भी सेम था, 2। अच्छा, जरूरी नहीं कि आपको यहाँ 2 दे रखा हो, यहाँ 1 दे रखा हो, फिर क्या करोगे? या 4 दे रखा हो, फिर क्या करोगे? तो आप दोनों साइड 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेना, या दोनों साइड 2 को ऐड कर लेना। मतलब आपको आइडेंटिटी कंप्लीट करनी है। परफेक्ट स्क्वायर सिखाया था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो उसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, अब इसी पे एक और बता देता हूँ। एक तो यही बन सकता है, पावर ना देखो यहाँ पर 220 भी आ सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी कर लो 1 ही रहेगा।
ठीक है, बीच में माइनस आता तो फिर 0 आ जाता आंसर। अभी फिलहाल देखो, अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6, तो इसको क्या लिख लोगे 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा, फिर से 2 ऐड कर लेना, सेम इसी टाइप से बन जाएगा। और जो बुक का क्वेश्चन, एक वो उसका क्वेश्चन दिया हुआ था, क्या था वो, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 और कोई वैल्यू फाइंड करनी थी। इसको ऐसे लिखें tan स्क्वायर थीटा, अब तुम्हें समझ तो आ ही गया, कोट का मतलब 1/10 भी है, ठीक है, और 2 को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो इस साइड ये आ गया 0। इस 2 को क्या लिख लिया मैंने, 2 इंटू टेन थीटा इंटू कोट थीटा लिख सकता हूँ ऐसे। 10 इंटू कोट कितना होता है, तो 2 इंटू 1 तो लिख ही सकता हूँ, आइडेंटिटी कंप्लीट होगी ना। tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, इट मीन्स a माइनस b का होल स्क्वायर, तो 10 माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, तो tan थीटा और कोट थीटा दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। इसका मतलब थीटा एंगल कितना होगा 45, और 45 वापस डाल दो तो tan थीटा कोट थीटा दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल कहाँ पर होंगे, सिर्फ दोनों की वैल्यू 1 होगी तभी इक्वल होंगे, तो tan थीटा भी 1 आ गया। और ऐसे भी कर सकते थे ना, कोट इज इक्वल टू 1/10, और 10 से अगर क्रॉस करेंगे तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 10 की वैल्यू कितनी, प्लस माइनस 1 नहीं कहेंगे, एक्यूट एंगल में पॉजिटिव लेते हैं, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। और अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, 10 की पावर कितनी 2000 समथिंग कुछ भी ऐसे था, इंटू थीटा प्लस कोट की पावर 2000 थीटा, तो 1 की पावर कितनी भी कर लो आप, तो आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। बस भाई ट्रिग्नोमेट्री में करवा दिया मैंने, काफ़ी कुछ आइडेंटिटीज वगैरह सब बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इससे रिलेटेड ही अब मुझे ध्यान आ रहा है एरिया ऑफ सर्कल की जो डेरिवेशन थी वो सब बता देता हूँ। एरिया ऑफ सर्कल वाला चैप्टर ले लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल वाले चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, 3 ही टॉपिक्स हैं इसमें एरिया ऑफ सर्कल वाले चैप्टर में। पहले तो सबको पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है। अगर मैं इन दोनों में रिलेशन की बात करूं तो 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आर इंटू सर्कमफ्रेंस इक्वल होगा ना। इसको r से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल। अब यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल में हम बात करते हैं एक तो सेक्टर के एरिया की, एरिया ऑफ सेक्टर, एक बात करते हैं हम सेगमेंट के एरिया की, एरिया ऑफ सेगमेंट, और एक बात करते हैं हम लेंथ ऑफ आर्क, आर्क लेंथ की। ये 3 ही चीज़ें होती हैं। अब सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास कोई सर्कल है जिसका सेंटर है कुछ, और सेंटर से 2 रेडियाई कहेंगे इनको, और ये वाली हो जाएगी आर्क, तो आर्क और रेडियाई के बीच का जो एरिया होता है वो एरिया कौन सा होता है, एरिया ऑफ सेक्टर। अब यहाँ पर क्योंकि आर्क मैंने माइनर ली है तो ये सेक्टर कौन सा एरिया हो जाएगा, मेरे पास माइनर सेक्टर हो जाएगा। और ये किस पर भी डिपेंड करता है, थीटा पर। अगर थीटा हमारा 180 से छोटा है तो माइनर सेक्टर, 180 से बड़ा है तो मेजर सेक्टर। और थीटा अगर 180 के इक्वल है तो क्या बनेगा, सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2। और क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल क्या होता है, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, सर्कल का 4th पार्ट, तो यानी एंगल कितना आएगा, ये ऐसे कंप्लीट सर्कल था तो उसका 1/4 पार्ट जो है वो 90 डिग्री वाला, तो इसका एरिया क्या आएगा, पाई स्क्वायर बाय 4। क्लियर। अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं, पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर कितना आएगा, पूरे सर्कल का 2 पाई आर था। अच्छा अगर सेमी सर्कल की बात करें तो सेमी सर्कल का एरिया ये हो गया, और सेमी सर्कल के पेरीमीटर की बात करें तो ऊपर वाली लेंथ दैट इज पाई आर, और ये नीचे डायमीटर हो गया, तो उसमें कितना ऐड करेंगे, 2r। समझ में आई बात। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर डायमीटर प्लस सर्कमफ्रेंस वाली जो लेंथ, 2 पाई आर का हाफ करा तो पाई आर आ गया, 2 पाई आर पूरे सर्कल में होता है। इसी तरह से इसके पेरीमीटर की बात करें तो क्या बनेगा, पाई आर डिवाइड बाई 2, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे 2 पाई आर को तो पाई आर बाय 2 आ जाएगा ना, 2 और 4 कट जाएगा, और ये भी रेडियाई और ये भी रेडियाई, तो कितने ऐड हो जाएंगे, 2r। तो एक क्लोज्ड फिगर का पेरीमीटर आ जाएगा। क्वाड्रेंट, इसको क्या बोल देंगे, क्वाड्रेंट, तो इसको बोल देंगे क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल हो सकता है, सेमी सर्कल हो सकता है, और क्वाड्रेंट हो सकता है, ठीक है। इसको हटा दो।
अब यहाँ से आपके पास माइनर सेक्टर अगर थीटा कितना आ गया लेस देन 180, थीटा ग्रेटर देन 180 हुआ है तो मेजर सेक्टर, उसमें फॉर्मूला सेम ही रहता है। और थीटा 180 हुआ तो क्या बन रहा है हमारे पास सेमी सर्कल, सेमी सर्कल और क्वाड्रेंट का मैंने बता ही दिया। थीटा 90 हुआ तो भी बता दिया। अगर थीटा 60 डिग्री हो गया तो स्पेशल केस बन गया, 60 डिग्री वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला सेक्टर बन जाता है, ठीक है। तो आपके पास जो सेगमेंट एरिया आएंगे उसमें थीटा आपका मेनली कितना मिलेगा आपको 60 डिग्री, या फिर थीटा कितना मिलेगा, ये दो पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पूरी बुक में भी, इसी के ऊपर 95% क्वेश्चन इन्हीं दोनों एंगल्स पर है। जहाँ पर आपका ये थीटा है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के हिसाब से 60 दे रखा होता है, या फिर ये एंगल कितना दिया होता है 90, तो रेडियाई इक्वल है तो फिर उनके बीच में एंगल 45 बनता है, यानी कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है। अब पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर की बात करते हैं। तो माइनर सेक्टर का अगर एरिया निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगाना है हमने, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा डिवाइड बाय में 180 डिग्री। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 180। आर रेडियस है, थीटा ये एंगल हो गया, और डिवाइड बाय 180 नहीं है, डिवाइड बाय कितना है 360, ठीक है। तो पूरे सर्कल का एरिया 360 डिग्री में डिवाइड करके थीटा एंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थीटा मेजर सेक्टर होगा तो वो थीटा आप डाल दोगे, 300 डिग्री है तो थीटा 300 डिग्री डाल दोगे तो कंप्लीट एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लेंथ ऑफ आर्क की बात करें तो लेंथ ऑफ आर्क क्या है, एक सर्कल है उसके अंदर कोई दो अलग अलग पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों की यहाँ तक की ये लेंथ बतानी है, इसको लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला सेंटर से अगर हम इसको ज्वाइन करें, यहाँ थीटा एंगल ले लें या रेडियस हो, तो इसका फॉर्मूला है पाई आर थीटा बाय, हाँ इसमें आता है 180, पाई आर थीटा बाय 180। एक्चुअल में इसमें क्या होता है, देखो इसका एक तरीका बताता हूँ याद करने का। एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय, आप एरिया निकाल रहे हो ना, सेक्टर का एरिया निकाल रहे हो तो सर्कल का एरिया ले लो, डिवाइड बाय 360 कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो थीटा से, यही है ना एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर बाय 360 इंटू थीटा। इसका फॉर्मूला भी देखो, लेंथ ऑफ आर्क, अब आर्क क्या होती है पूरे सर्कल के अंदर, सर्कमफ्रेंस, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कितना 360 मल्टीप्लाइड बाय थीटा। अब सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर थीटा बाय 360 आएगा ना, 2 पाई आर थीटा बाय 360। अब वो 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बच गया फिर, पाई आर थीटा बाय 180। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में पाई आर थीटा बाय 180 आ गया, ठीक। तो इसको हटा दूं, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बन गया, लेंथ ऑफ आर्क हो गया पाई आर थीटा बाय 180। अच्छा अगर इन दोनों में रिलेशनशिप देखें तो वही वाली रिलेशनशिप आएगी, ठीक है। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो नीचे 180 आ जाएगा, यानी 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर, 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल, पाई आर थीटा बाय 180, लेकिन आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो आर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ आर्क, ठीक। तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू रेडियस टाइम लेंथ ऑफ आर्क, बस वहां पर सर्कमफ्रेंस था और एरिया ऑफ सर्कल कंप्लीट था, यहाँ एरिया ऑफ सेक्टर है और लेंथ ऑफ आर्क है। इससे क्या होएगा, अगर एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है और रेडियस दे रखी है तो लेंथ ऑफ आर्क डायरेक्ट निकल जाएगी, लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है तो रेडियस डायरेक्ट निकल जाएगा, थीटा वगैरह निकालने की नीड नहीं रहेगी, ठीक है, अलग अलग। तो एक तो ये 2 फॉर्मूले लगने हैं। इसके बाद रिंग का एरिया कैसे निकालते हैं, जैसे सर्कल है और उसके अंदर एक और सर्कल है, तो ये विड्थ हो गई, ठीक है। एक वो रोड वाला क्वेश्चन भी था, इंटरनल रेडियाई और एक्सटर्नल कैपिटल आर। अब हमें ये वाला एरिया अगर निकालना है तो इसके लिए पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर निकाल लेंगे ब्रैकेट लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ रिंग आ जाएगा। इसके बाद लास्ट इसमें जो टॉपिक है वो ये है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट की डेरिवेशन भी बता देता हूँ और रिकॉल भी करा देता हूँ। अब एरिया ऑफ सेगमेंट इंपॉर्टेंट है, ये एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है, जो कोड और आर्क के बीच में बनता है ना उसको बोलते हैं सेगमेंट। तो ये क्या है मेरे पास कोड और ये क्या है आर्क, ये हो जाएगा मेरे पास माइनर सेगमेंट, और जो पीछे वाला होगा ये कंप्लीट, ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट। अब यहाँ पर सेंटर है सी, इनको मैंने ज्वाइन कर दिया, तो क्या करें, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करते हैं। तो ये तो इसका बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर, जो भी थीटा एंगल के अकॉर्डिंग जो भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर आ रहा है, यानी कि ये वाला सेक्टर, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, जो ट्रायंगल बन रही है। अब यहाँ पर किस पर डिपेंड करेगा, थीटा पर। मैंने कहा दो केस हो सकते हैं, थीटा अगर 60 डिग्री हो गया तो बनेगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 6, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, तो 60 डिवाइड बाई 360 कट के कितना आएगा, 1/6। आर की वैल्यू तो पुट कर ही लोगे, रेडियस दे रखी है, थीटा दे रखा है, मैंने थीटा भी पुट कर लिया, थीटा बाई 360, ठीक है ना, थीटा बाई 360 मतलब 1/6 कट गया, माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो अगर यहाँ एंगल थीटा आपका 60 डिग्री है, ये आपको पता है दोनों क्या होंगे, इक्वल, रेडियाई है। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से इन दोनों एंगल्स की वैल्यू क्या होगी, सेम। यहाँ पर 60 है, तीनों का सम कितना होता है 180, उसमें से 60 गया तो कितना बचा 120, और दोनों इक्वल है, 120 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 60 ईच हो गया। इसका मतलब ट्रायंगल कैसी बन गई, इसका मतलब जो रेडियस होगी वही कोड की लेंथ होगी। इस केस में जो कोड है वो किसके इक्वल होगी, रेडियस के इक्वल ही हो जाएगी। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है, √3r²/4 आ जाएगा ना, √3 साइड तो आ रही होगी, क्या नहीं, यानी कि जब थीटा 60 डिग्री हो गया तो उस केस में आप एरिया ऑफ सेगमेंट को याद ही कर सकते हो डायरेक्ट एज ए फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला क्या बन गया, r² को कॉमन निकाल लो, π/6 माइनस √3/4 कर लोगे, r² मल्टीप्लाइड बाय π/6 माइनस √3/4, टाइम बचाएगा ये बहुत ज़्यादा। अगर क्वेश्चन आ गया ना एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है और थीटा 60 डिग्री दे रखा है, तो रेडियस को पकड़ो, थीटा को छोड़ दो, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला लगा दो, 22/7 डिवाइड बाई 6 माइनस √3/4 ब्रैकेट में रखो और मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दो, r² से, r की वैल्यू दे ही रखी होगी। समझ में आई बात। अब दूसरा केस करते हैं, जब थीटा हमारा एंगल कितना आ जाए 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री आ गया तो क्या होगा, अब जो यहाँ पर 90 डिग्री आएगा तो ये जो क्वाड्रेंट है, मतलब ये जो सेक्टर है वो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेंट। तो πr² 90/360 मीन्स πr²/4, इसमें से माइनस करेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल। जब यहाँ 90 आया तो ये दोनों एंगल तो अभी भी इक्वल है आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से, रेडियाई से, और ये एंगल फिर ईच कितने हो जाएंगे 45। इसका मतलब ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अब आपके पास राइट एंगल तो है ना, यहाँ 90 डिग्री है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इसमें 90 डिग्री आ जाए तो जो 90 डिग्री होता है ना उसके साथ में एडजेसेंट लेग्स होती हैं, और इन्हीं का मल्टीप्लाई करके हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही एरिया का फॉर्मूला बन जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो दोनों ही क्या है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो क्या बनेगा हाफ इंटू r, तो हाफ r² को कॉमन निकालो, क्या बनेगा π/4 माइनस, तो फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल व्हेन थीटा इज गिवन एज 60, दिस इज द फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ द सर्कल व्हेन थीटा इज गिवन 90, r² इंटू π/4 माइनस 1/2, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करा और क्वेश्चन अप्लाई कर दिया। चले आगे। इसके बाद अगर वो कहे एरिया, इसके अलावा और कोई एंगल हो 30 डिग्री, या वैसे तो आएगा नहीं, इनकेस अगर और कोई एंगल हो तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, वैसे 30 रहता है, अगर इसके अलावा कुछ होगा तो 30 ही हो सकता है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, अगर वो बात करें मेजर सेगमेंट के एरिया की, यानी कि पीछे वाला एरिया अगर आपको निकालना है तो क्या कर सकते हो, 360 डिग्री माइनस थीटा एंगल आएगा यहाँ पर, अगर ये थीटा है तो पीछे वाला कितना होगा 360 माइनस थीटा, तो इस वाले एरिया को निकाल लो और उसके अंदर ये ट्रायंगल का एरिया प्लस कर दो, तो इसका दूसरा जो है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आएगा, अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ऑफ सर्कल प्लस कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक। अच्छा, थर्ड थिंग, अगर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट या एरिया ऑफ आपको सेगमेंट का फॉर्मूला ही चाहिए तो फिर फॉर्मूला भी है πr² θ/360 माइनस का r² sin θ/2 मल्टीप्लाइड बाय cos θ/2, θ/2 पहले निकाल लेंगे हम, 60 है तो 60/2 कितना होगा 30, तो θ/2 निकाल लेंगे दोनों और यहाँ पुट कर देंगे, ये इसका फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, एक और फॉर्मूला भी है इसी का, दूसरा फॉर्मूला क्या है, πr² θ डिवाइड बाई 360 माइनस हाफ r², साथ में क्या आएगा अब sin θ, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 r² sin θ, दोनों फॉर्मूले ट्रू है। अब मैं फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है ये बताता हूँ ये कैसे आता है, तो बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री लग रही है इसके अंदर, सिंपल सा है। तो ये एक सर्कल ले लिया हमने,
और यहाँ कोड हो गई, यहाँ पर हमारा सेंटर हो गया। इस सेंटर से मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, कोड को बाइसेक्ट कर देगा। ये रेडियाई होगी। अच्छा, ये एंगल कितना होएगा, θ/2। अगर कोड को बाइसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रही है। किस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो रही है, RHS से। दोनों के हाइपोटेन्यूज सेम है, दोनों में राइट एंगल है, दोनों में ये चीज सेम है। तो CPCD से θ/2 और इस साइड का भी कितना आएगा, θ/2। दोनों के एरिया भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल वाली बात तो समझ में आई गई। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं तो क्या बनेगा, πr² थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री। ये एरिया ऑफ सेक्टर आएगा, मतलब ये पूरा एरिया। इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल को। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए मैं क्या करता हूँ, एक ट्रायंगल का एरिया निकाल दूँ। यह एंगल कितना दिखा था और ये वाला एंगल कितना था, ये लेंथ कितनी, r। इस ट्रायंगल का एरिया बड़े इजीली निकल जाएगा। लेकिन आपको बेस और परपेंडिकुलर दोनों पता होने चाहिए। इसको अगर x मान लूँ और इसको y मान लूँ तो ये बताओ x डिवाइड बाय r, x डिवाइड बाय r, क्या ये sin θ/2 नहीं होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, x डिवाइड बाय r क्या आएगा, sin θ/2 आएगा। θ/2 एंगल यहाँ पर है तो इसके ऑपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, x बाय r, किसके इक्वल आएगा, साइन ऑफ θ/2। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r साइन θ/2। सिमिलरली y डिवाइड बाय r करते हैं अगर हम, तो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, कोस एंगल θ/2। एडजेसेंट होता है ना एंगल के बेस, θ/2 एंगल है तो उसका एडजेसेंट बेस हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, r कोस θ/2। x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू एक्स इंटू वाई। ये एक ट्रायंगल क्या है, ऐसी कितनी ट्रायंगल है, दो। तो कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से। ये 2 से 2 कट गया। x और y की वैल्यू बताओ, तो x और y की वैल्यू r साइन θ/2 r कोस θ/2, r इंटू आर कितना आ जाएगा, r² साइन θ/2 इंटू ये इसका डेरिवेशन बता दिया। ऐसे बनता है ये फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस r² दिस। और यहाँ से ये वाली चीज़ क्या आ जाती है, वो 11th क्लास का एक फॉर्मूला है साइन 2 थीटा वाला, 2 साइन थीटा कोस थीटा, वहाँ से प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रख लेना। अगर थीटा एंगल 30 डिग्री आ गया ना तो ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। अगर इन केस 30 डिग्री पे क्वेश्चन बना दिया ना तो आपका वो 60 90 वाले सब चीज़ें फेल है। ये फॉर्मूला भी काम नहीं आएगा। 30/2 कितना होएगा, 15 डिग्री, और 15 डिग्री की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे तुम। 11th क्लास में तो आती है, इस अभी नहीं निकाल पाओगे। तो 30 डिग्री आ गया तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, साइन 30 r²/2 डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने लिखा और, मतलब ये माइनर सेगमेंट का एरिया निकलेगा। बिल्कुल ध्यान से देखना, साइन θ/2 और कोस θ/2 नहीं है, उसकी जगह क्या है, और डिवाइड में 2 है। इन दोनों में ये चेंज है। ठीक है, अगर थीटा 120 डिग्री आ गया तो क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। 120/2 कितना होएगा, 60। 120/2 कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में, एरिया ऑफ सर्कल वाले चैप्टर में मेनली तो यही है। एक वो व्हील वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हील, डिवाइड बाय में सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का मतलब क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन है। जो सरकमफ्रेंस है वो किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन विल बी द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। तीनों में से कोई 2 चीजें दे रखी होंगी, एक चीज निकालनी होगी। फॉर्मूला लिख लिया, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दे रखे हैं तो वैल्यू डाल दो, नहीं दे रखे निकालने हैं तो यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू डाल दो। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये आपको पता है, टाइम मल्टीप्लाइड बाय स्पीड। तो जो भी व्हील है उस कार की स्पीड दे रखी होगी हमें, व्हील का डायामीटर दे रखा होगा, स्पीड और डायामीटर के जो, जैसे मान लो किलोमीटर पर आवर में है और डायामीटर दे रखा है मीटर के अंदर, तो रेडियस मीटर में आई तो किलोमीटर को किस में चेंज कर लेंगे, मीटर में। समझ में आई बात। तो स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई करते टाइम ये ध्यान रखेंगे ताकि ये कंप्लीट आपका किस में आए, मीटर में आए।
ठीक। नीचे सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला तो पता ही है 2πr, वो भी मीटर में वो भी मीटर में, तो डायमेंशन कट जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकल जाएगा। करवाऊँ क्या क्वेश्चन, ये आ गया समझ में, कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें एरिया ऑफ रिंग वाला तो बता ही दिया है कि लार्जर सर्कल में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर देना। ठीक है, सेकेंड एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, थर्ड एक्सरसाइज में है। अब आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि ये एक स्क्वायर है, ABCD एक स्क्वायर है, शेडेड एरिया कैसे निकालोगे, स्क्वायर की साइड है 8। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये आपको आने चाहिए। मतलब कि डायग्राम दे देंगे और आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना होगा। स्क्वायर है या रेक्टेंगल है बता दिया जाएगा, तो अब यहाँ पर स्क्वायर है, ये सेमी सर्कल है और ये भी क्या है, सेमी सर्कल है। तो स्क्वायर के एरिया में से 2 माइनस कर देंगे, 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल। समझ में आई बात, ये बहुत ईजी लेवल का था। इसमें और थोड़ी बहुत शेप्स बना देता हूँ और देखना कैसे कैसे करना होता है, क्या क्या करना होता है। स्क्वायर अगेन, साइड आप 10 ले लो, 8 ले लो, जो मर्जी ले लो। ठीक है, 10 साइड का स्क्वायर बना लो। ये क्वाड्रेंट हो गया ना, इधर से एक क्वाड्रेंट और वहां से यहां से एक क्वाड्रेंट आ गया, है ना। एनसीईआरटी क्वेश्चन 16th क्वेश्चन है ये। इसका एरिया निकालना है, क्या करेंगे, तो अब ऐसे करते हैं, इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक, और ऊपर वाले क्वाड्रेंट का एरिया भी निकाल लेते हैं, यानी कि ये वाला। समझ गए, यानी कितने क्वाड्रेंट के एरिया निकाल लिए, 2। इन दोनों क्वाड्रेंट के एरिया को अगर मैं प्लस करता हूं तो जो ये बीच वाला एरिया जो था वो ओवरलैप हो रहा है, 2 बार आ रहा है, रेड में भी आ गया और ब्लैक में भी आ गया, है ना। तो क्या करते हैं, 2 इंटू में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लेते हैं और माइनस क्या कर देते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे, देखना ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। जब आप 2 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कर रहे हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका 1 + 2 वाला एरिया आ गया, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में आपका 2 + 3 का एरिया आ गया और स्क्वायर में आपका 1 2 3 तीनों का एरिया आ गया, 1 2 2 3 और 1 2 3। तो यहाँ एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, 2, और 2 का ही तो एरिया निकालना था हमने। ध्यान आई बात, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है, हो गया। और दूसरा हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ट्वाइस द एरिया ऑफ सेगमेंट भी कर सकते हैं, 2 टाइम्स द एरिया ऑफ सेगमेंट। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये जो यहाँ वाला इतना एरिया है, ये सेगमेंट का ही तो एरिया है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल लो, उसका डबल कर दो। ठीक, इसमें ही ये फ्लावर वाला क्वेश्चन भी आता है, एक स्क्वायर दे रखा अगेन, ये नहीं होता, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है, ऐसा क्वेश्चन था। ये आपको इन चारों के एरिया, मतलब जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, 2 सर्कल बन रहे हैं। देखो ध्यान से समझो, ये 6th एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। मान लो रेडियस कितनी है आपके पास, यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है, 10। सबसे पहले एक काम करो, ये जो सेमी सर्कल है इसका एरिया निकाल दो, इस वाले सेमी सर्कल का एरिया। ठीक, तो आपके पास ये कंप्लीट एरिया आ जाएगा। फिर इस वाले सेमी सर्कल का एरिया निकाल दो, 2। फिर इस वाले सेमी सर्कल का एरिया निकाल दो, 3। और फिर ये ऊपर वाले सेमी सर्कल का एरिया निकाल दो। समझ में आई बात, यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ 1 सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए रेडियस कितनी लोगे, 5। समझ में आई बात। ऐसा करने से क्या होगा, देखते हैं एक बार, ऐसा करने से क्या होगा। रीजन्स को ना नाम रख लेते हैं, उससे ज़्यादा समझ में आ जाता है और इजीली समझ में आ जाता है। जो जो रीजन्स हैं उनके नाम रख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 80 तो रीजन्स बन रहे हैं ध्यान से देखा जाए तो। जब आप, और ये हमारा फर्स्ट सेमी सर्कल, ये सेकंड सेमी सर्कल, ये थर्ड सेमी सर्कल और ये वाला फोर्थ सेमी सर्कल। ठीक है, जब मैं फर्स्ट सेमी सर्कल को लेता हूं तो मेरे पास कौन कौन से एरिया आ जाते हैं, कौन कौन से रीजन के एरिया आ जाते हैं, 4 5 और 6। फिर
जब सेकंड लेते हैं तो 1 5 7, थर्ड लेते हैं तो 3 6 8, फोर्थ लेते हैं तो एरिया 2 7 8। बोलो हाँ या नहीं, ये सारे एरिया आ जाते हैं। ध्यान से देखा जाए तो 5 6 7 8 के एरिया 2 बार आ रहे हैं, देखो 2 बार आ रहे हैं, 7 भी 2 बार आ रहा है, 8 भी 2 बार आ रहा है, बाकी ये तो एक ही बार आ रहे हैं 1 2 3 4, है कि नहीं है। अगर मैं इसमें से एरिया ऑफ स्क्वायर को माइनस कर दूं तो स्क्वायर में 1 से लेकर 8 तक सारे रीजन्स हैं, तो 1 2 3 4 भी माइनस हो जाएंगे, 5 6 7 8 भी माइनस हो जाएंगे एक बार। तो क्योंकि ये 2 बार आ रहे थे तो मेरे पास कौन से एरिया बचेंगे, 5 6 7 8 वाले ही, यानी कि यही वाले एरिया बचेंगे। नहीं आई क्या बात समझ में? अगर आप स्क्वायर का एरिया माइनस करो तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, और देखो यहाँ पर डबल डबल आया हुआ है, तो एक बारी क्या हो जाएगा माइनस, तो एक बारी बचेगा, वही निकालना था। समझ में आया या नहीं आया? देखो भाई, कोई डाउट है किसी को? क्लियर हो गया? इसे आ गया समझ में? नेक्स्ट अगर देखें क्या, हाँ 4 सेमी सर्कल बन रहे हैं तो 2 सर्कल कैसे बने? ये सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, ठीक है। ये वाला एरिया निकालना है, सिर्फ इतना एरिया निकालना है। मान लो यही क्वेश्चन है, इतना ही एरिया निकालना है। ये वाला सेमी सर्कल है एक, इन दोनों के एरिया को नहीं निकाल सकता, जो मैंने टेक्निक बताई है उसी से निकलेगा। ऐसा तो ना कहेगा कि इन दोनों का एरिया एक सर्कल के बराबर होगा, ये थोड़ा है। समझ में आई बात? अगर मान लो सिर्फ हाफ का आ जाए, इस साइड का आ जाए, तो क्या करेंगे? अभी जो निकाला था उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, हाफ कर देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है। एरिया निकालो, एंगल यहां कितना दे रखा है? 60 डिग्री, ये भी 60 है और ये भी 60 है। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई, इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 साइड स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एक मेरे को याद आ गई, कुछ पहले बताना था तुम्हें। a³ माइनस b³ a³ प्लस b³, ये आइडेंटिटी आनी चाहिए। a माइनस b a² प्लस ab, ठीक है। a प्लस b माइनस का ab, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, दैट इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c ब्रैकेट और फिर a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc और माइनस ca। ध्यान रहेगा, ये आइडेंटिटी होती है। इसके बाद a प्लस b² a माइनस b² की तो आइडेंटिटी तुम्हें आती है, सच वो बताने की नीड नहीं है। a² प्लस b² की आइडेंटिटी a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, या फिर ab कह सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर और प्लस का 2ab, ठीक है। a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर की आती है आइडेंटिटी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट है वो क्या होती है? √3/2 टाइम्स द साइड, ठीक है। और यहीं से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग कर दूं तो 4 इंटू में साइड का स्क्वायर, ठीक है। 3 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड की बार 4 आ रही है, ठीक है। यहाँ से 2 इंटू में हाइट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 साइड का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया? 3 साइड स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 3 साइड स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 4 इंटू हाइट का स्क्वायर, यानी इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल 4 टाइम्स द एल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स द साइड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अभी फिलहाल तो हम यहाँ पर थे, आइडेंटिटीज बता दी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में कौन सा एरिया ऐड कर देंगे हम? ये वाला ऊपर वाला एरिया ऐड कर देंगे। ये ऊपर क्या बन रहा है? सेक्टर बन रहा है, एक मेजर सेक्टर। लेकिन इसका थीटा कैसे निकालेंगे? ये थीटा 360 माइनस, ठीक है। अब रेडियस, हाँ यहाँ तक की रेडियस क्वेश्चन वाला बता देगा, 1/2 है 1/3 है, जितनी भी रेडियस है वो बता देगा, ठीक है।
3 बजे तो तुम डाउट्स लोगे ही ना, है ना, तो जितने भी डाउट्स हैं वो ले लेना। अच्छा, तो इसमें एक क्वेश्चन और जो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है वो ये क्वाड्रेंट है, एक सर्कल का क्वाड्रेंट है, 90 डिग्री एंगल, और ये क्वाड्रेंट मतलब ये क्वाड्रेंट हो गया 90 डिग्री वाला, ये एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया और यहाँ से एक क्या बना दिया, और हमें एरिया निकालना है इस पोर्शन का। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 15th क्वेश्चन है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला, ये लेंथ हमें दे रखी है 10 10, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 90 डिग्री है, बेस 10 हाइट 10, हाफ बेस हाइट। इसमें ऐड कर दो इस वाले पूरे सेमी सर्कल का एरिया। ये डायमीटर जो है ना इसका, जो हाइपोटेन्यूज है वो डायमीटर का काम कर रही है, और ये सेमी सर्कल का एरिया निकाल लो। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाय आर निकालना पड़ेगा। आर कैसे निकालेंगे, इसकी लेंथ होगी 10√2, 100 और 100, 200 का स्क्वायर रूट, 100 इंटू 2 10√2 आ जाएगा। और वैसे भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ए और a√2 होती है, हाइपोटेन्यूज 10√2 आ जाएगा। अब उसका क्या कर देंगे हम, हाफ, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 5√2, एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 2। इसमें से क्या माइनस कर देंगे, अब आपके पास पहले ट्रायंगल का एरिया आ गया, फिर सेमी सर्कल का आ गया, उसमें से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस कर देंगे। और क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 4। बट ये दोनों आर सेम नहीं है, यहाँ पर जो आर है ये आर कितना लेंगे अब 10, क्योंकि इस वाले एरिया का लेना है, और फिर आपका सॉल्व हो जाएगा आंसर। समझ में आई बात। और भी मेथड है, ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, सेमी सर्कल के एरिया में से क्वाड्रेंट का एरिया सेगमेंट का एरिया माइनस करो तब भी निकल जाएगा ये वाला क्वेश्चन। एक वो रेसिंग ट्रैक वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये कितना दिया होता है 110 110, ये वाली लेंथ होती है 60, तो ये कितना आ जाएगा 30 30, विड्थ है 10, तो यहाँ अगर आउटर कितना आ जाएगा 40। ठीक, तो एक तो वो पूछता है इनर एज के अलोंग उसका पैरामीटर, तो पैरामीटर बता दो, ये 110 ये भी 110, दोनों को ऐड करो 220, तो यही हो गया। और यहाँ से सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस और यहाँ से भी सेमी सर्कल का, तो 2 इंटू सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस पाई आर इंटू 2, रेडियस 30 है ही। अब अगर ये एरिया पूछता है तो एरिया कैसे निकलेगा, 10 तो क्या है हाइट ब्रेड्थ हो गई, और 110 क्या होगी लेंथ, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 110 इंटू में 10। नीचे भी सेम रेक्टेंगल है, इसको मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे 2 से, यानी कि दो रेक्टेंगल के एरिया हो गए। अब ये वाले एरिया को प्लस करना है, ये वाला और ये वाला बिल्कुल एरिया क्या है सेम है, तो 2 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ, अब ये देखो इसमें और इस शेप में क्या डिफरेंस है, सेमी सर्कल मतलब रिंग बन गई है, यहाँ पर सेमी में बन गई रिंग, तो क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2 क्यों किया, क्योंकि एक साइड का निकालना है, और 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, इस साइड का भी निकालना है। एक का निकालने के लिए, एक का कैसे निकाला मैंने, यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट निकाले, उसमें से ये अंदर वाला माइनस भी तो करना पड़ेगा, इसीलिए आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब कैपिटल आर की वैल्यू कितनी 40 और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी 30, 2 से 2 कट जाएगा, बाकी तो सॉल्व हो ही गया है ना। देखो 30 तो ये हो गया बेटा, हाँ, और 10 हाइट विड्थ हो गई, तो टोटल कितना आएगा, हाँ ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस थिकनेस होती है, यानी स्मॉल आर प्लस विड्थ होती है, ये स्मॉल आर है ये विड्थ है, तो ये जो है कैपिटल आर आ जाएगी। ठीक, अच्छा इसमें और जो क्वेश्चंस हैं, एक और क्वेश्चन बताता हूँ। कई बार ना हमारा ध्यान इस बात पर नहीं जाता, आपको ना ये क्वाड्रेंट दे रखा है, एक सर्कल का क्वाड्रेंट दे रखा है, कई बार हमारा ध्यान इस बात पे नहीं जाता कि ठीक है आपको एरिया निकालना है, ये लाइन नहीं है, ये लाइन नहीं है, ये वाला एरिया निकालना है। ऑब्वियसली एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ दिस फिगर, रेक्टेंगल है, लेट्स से दिस स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर है तो इसकी साइड मान लेते हैं 20 है, बुक का ही क्वेश्चन है ये, साइड 20 है, तो चारों कितनी आएंगी 20। आपको रेडियस नहीं मिल रही, क्वाड्रेंट के लिए तो रेडियस ही है।
और इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दूं तो यही तो रेडियस होगी। अब वो रेडियस कैसे निकली? पाइथागोरस से। 20√2 डायगोनल ऑफ स्क्वायर। वैसे एरिया ऑफ स्क्वायर बता रखा है मैंने, कुछ अलग सा स्पेशल सा बता रखा है एरिया ऑफ स्क्वायर। एक तो साइड स्क्वायर सबको ही पता है, अगर एक स्क्वायर में चारों साइड्स x हैं तो पता ही है। एक और भी तो बता रखा है, इसका डायगोनल कितना आता है? √2x। इसका स्क्वायर कर दो तो 2x स्क्वायर। तो दूसरा जो फॉर्मूला है वो क्या है? डायगोनल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। डायगोनल का स्क्वायर कर देंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। क्लियर हुआ? रोम्बस में क्या होता है? हाँ, रोम्बस में एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, और डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं 90 डिग्री पर। ठीक है, और रोम्बस के अंदर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स, वो भी रिजल्ट होता है। पैरेललोग्राम में भी सेम रिजल्ट होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स। तो ठीक है, ये वाला एक और क्वेश्चन बताता हूँ। हॉर्स वाला एक क्वेश्चन था, हाँ, एक तो ग्रेजिंग एरिया वाला, इंक्रीजिंग ग्रेजिंग एरिया वाला, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वो। ठीक है, उसका फिगर ऐसे था, एक स्क्वायर था यहाँ से ये 5, और फिर वो इसको एक्सटेंड करके तो ये वाला एरिया पूछता है। तो क्या करेंगे? सेम कंसेप्ट लगेगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, बस इस बार डिवाइड बाय कितने से कर देंगे, क्योंकि क्वाड्रेंट की बात हो रही है। समझ में आई बात? कैपिटल R कितना ले लेंगे? 10, और स्मॉल r कितना दिया हुआ है? 5। ये विड्थ 5 ही है। समझ में आई बात? तो ईजिली निकल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं। ABC एक क्या हो गया? मुझसे पूछ ले, कुछ पूछ रहा था। ABC एक ट्रायंगल है मेरे पास, ठीक है, और यहाँ पर तीनों वर्टिसेस पर, ठीक है, एक एनिमल है और उसको रोप से बांधा गया है, और वो ये रेडियाई बना दी मैंने। ठीक है, 7, ये भी 7, ये 7, ये भी 7, ये 7, ये भी 7। ठीक है, ये रोप के अलोंग इतने पोर्शन में वो ग्रेज कर सकता है। एक फील्ड है, 3 एनिमल उसके कॉर्नर पे बांध दिए, फील्ड ट्रायंगुलर शेप में, और फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रायंगल, जहाँ पे उसके वर्टिसेस के ऊपर 3 एनिमल जो है वो उनको बांध दिया गया है, और ये रोप की जो है लेंथ है 7। तो वो कैसे, कितना एरिया ग्रेज कर सकते हैं? ये वाला, ये वाला, ये वाला। फाइंड द एरिया विच इज नॉट ग्रेज्ड बाय द 3 एनिमल्स। तीनों एनिमल्स जो है वो कौन सा एरिया ग्रेज नहीं कर पाएंगे? ये वाला, बीच वाला, यानी ये वाला एरिया आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब फाइंड कैसे करोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे। ट्रायंगल की तीनों साइड्स दे रखी हैं, मान लो ट्रायंगल की तीनों साइड्स दे रखी हैं, फिर क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे हीरोन्स फॉर्मूले से। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। ये क्या चीज़ है? एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। S क्या है? सेमी पैरामीटर, A प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, सम ऑफ साइड्स डिवाइड बाय 2। उसके बाद क्या माइनस करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर। लेकिन हमें थीटा एंगल नहीं पता। इस एंगल को मान लो आप x, इस एंगल को y, और इस एंगल को z। रेडियई तो सेम ही है। इस सेक्टर का एरिया क्या आएगा? पाई r स्क्वायर, r 7 है स्क्वायर, इंटू x डिवाइड बाई कितना? 360, प्लस इसका क्या आएगा? पाई 7 का स्क्वायर इंटू y डिवाइड बाई 360, प्लस पाई इंटू 7 का स्क्वायर इंटू z डिवाइड बाई 360। पाई बाय 360 कॉमन आ गया, 7 स्क्वायर भी कॉमन आ गया। अंदर पता है क्या बचेगा? x प्लस वाई प्लस जेड, कितना होगा? 180 बाई 360। कुछ बच्चे अजम्पशन लगाते हैं 60 डिग्री ईच एंगल होगा, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल थोड़ा है। समझ में आई बात? तो खुद से कोई अजम्पशन लगानी, ये एंगल कितना है, हमें उन एंगल की वैल्यू चाहिए ही नहीं। हमें बेसिकली क्या चाहिए? उसका सम, और सम तो हमें पता ही है 180 होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए जो हॉर्स टाइप के और इस टाइप के क्वेश्चन थे। अच्छा, अब ये वाले तो बहुत सिंपल से ही हैं। स्क्वायर है, इसके यहाँ पर एक सर्कल बना दिया, ये एक और सर्कल बना दिया, ये एक और सर्कल बना दिया, और ये एक और सर्कल बना दिया। तो आपको कौन सा एरिया निकालना है? ये वाला एरिया बड़े इजीली निकाल लोगे। क्या करोगे? स्क्वायर के एरिया में से 4 बार क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस कर दोगे। ऑब्वियस ही बात है, ये मिड पॉइंट ही बनेगा, दोनों इक्वल होंगे। यानी स्क्वायर की साइड 20 है तो ये कितनी आ जाएगी? स्क्वायर की साइड 20 है तो 10 10 10 10 10 10 हो जाएगा। 90 डिग्री एंगल है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो हो जाएंगे। तो ठीक है भाई, एरिया ऑफ सर्कल वाला भी रिवाइज कर दिया, और एरिया और ट्रिग्नोमेट्री भी। और कौन सा करना था? प्रोबेबिलिटी और वो सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल तो जितना भी कर लो कम है। प्रोबेबिलिटी बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी में एज सच कुछ ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है
हमेशा 0 से लेकर 1 तक होती है। क्लासिकल अप्रोच 10th क्लास की सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी कहती है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। आउटकम्स को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, केसेस। आउटकम को हम एलिमेंट्री इवेंट्स भी कहते हैं, है ना, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर द हैपनिंग ऑफ इवेंट ई, यानी 2E डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। और जो ये पॉसिबल आउटकम्स हैं ये किस अजम्पशन पर लिए गए हैं, व्हेन द इवेंट्स आर इक्वली लाइकली। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। जैसे डाइज में 6 केसेस होते हैं तो सभी को इक्वली लाइकली माना हुआ है, ठीक है। मैथमेटिक्स जो वर्ड है उसमें जितने भी लेटर्स हैं सबको इक्वली लाइकली टू अपीयर माना हुआ है, इसीलिए 11 और अगर m 2 बार है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ m विल बी 2/11, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 2E डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अच्छा, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को आप 4 टाइप से दिखा सकते हो। लेट्स से आपका आंसर आया, लेट्स से आपका आंसर 1/4 आया, तो आप एक तो ये दिखा ही रहे हो, कौन सी फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में। आप इसको रेशो फॉर्म में दिखा सकते हो। आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे ना अगर, तो कौन सी फॉर्म में दिखा सकते हो, 25%। तो प्रोबेबिलिटी ऐसे भी कह सकते हैं परसेंटेज में 0 से लेकर कहाँ तक होती है, 100% तक होती है। नंबर में 0 से 1 तक होती है। और लास्ट हम इसको 0.25 डेसिमल में दिखा सकते हैं। तो पॉइंट सबसे बेस्ट यही है, ठीक होगी बात। चारों टाइप की रिप्रेजेंटेशन बता दी। अच्छा, लीप ईयर वाला क्वेश्चन, लीप ईयर वाला क्वेश्चन, अगर लीप ईयर में आपके 53 संडेज मंडे कोई भी एक डे बोल दे और वो कह रहा है कि 53 है, तो लीप ईयर में उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारी, 2/7, क्योंकि 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे लीप ईयर में। 364 डेज में 52 वीक्स कंप्लीट होते हैं, तो 52 संडेज होंगे। अब 2 दिन एक्स्ट्रा हैं और उन 2 दिनों में संडे होना चाहिए, या तो संडे मंडे हो सकते हैं या फिर सैटरडे संडे। तो 2 पॉसिबल केसेस हैं और टोटल केसेस 7 है। संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे, 2/7। अगर ऑर्डिनरी ईयर आ जाए तो 1/7। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो तो ऑर्डिनरी ईयर मानेंगे, खुद से लीप ईयर थोड़ा मानेंगे, वैसे तो मेंशन होगा। अगर 52 संडेज कह दे और लीप ईयर कह दे तो 5/7, क्योंकि फिर वो 2 दिन संडे नहीं होने चाहिए, यानी संडे सैटरडे और संडे मंडे वाले नहीं होने चाहिए। और अगर ऑर्डिनरी ईयर में कह दे तो 6/7। समझ में आ गई बात। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इक्वेशन में वोवल की प्रोबेबिलिटी निकालो, EAIOU 5 डिवाइड बाई 8। कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो, 3/8। सम कितना आएगा, 1 आएगा। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि नॉट ई मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, उसका सम कितना होता है, 1। तो अगर आपको किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बता दूसरे की निकालनी है जो उसका नेगेटिव है, कॉम्प्लीमेंट है, तो 1 में से माइनस कर दो, ठीक है। बस प्रोबेबिलिटी में तो और क्या है, खास तो है नहीं। ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या है, अगर मान लो ये डाइस फेंकी हमने और वो इस सर्कल के अंदर लैंड करनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी बताओ। रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, 3 2 6 पॉसिबल आउटकम, और यहाँ फेवरेबल क्या बनेगा, इसका डायमीटर 2 दे रखा मान लो, रेडियस 1 होगी, तो πr², r की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर कितना आ गया, π/6। फेवरेबल एरिया डिवाइड बाय टोटल एरिया। जहां पर डाई गिर सकती है वो टोटल एरिया, और जहां पर हमें निकालनी है तो वो हमारा फेवरेबल एरिया। इसी तरह से फेवरेबल लेंथ डिवाइड बाय टोटल लेंथ। टाइम वाला म्यूजिकल चेयर वाला क्वेश्चन है ना, तो उस टाइप से। बर्थडे वाला क्वेश्चन है, सविता और हमीदा 2 फ्रेंड्स हैं, उनके बर्थडे आते हैं, किसी भी डे में हो सकते हैं। अगर वो कहता है कि दोनों के बर्थडे डिफरेंट डेज में होने चाहिए या सेम डेज में होने चाहिए, यही कह रहा है ना, तो मान लो पहले तो टोटल पॉसिबल आउटकम को समझो, 365 इंटू 365 टोटल पॉसिबल आउटकम ये होंगी। क्यों, जब आप एक डाइस थ्रो करते हो, 2 डाइस थ्रो करते हो, तो क्या आउटकम बनती है, 6 की पावर n आता है ना। n कितना हो गया, नंबर ऑफ टॉसेस। 2 करते हो तो 6 का स्क्वायर, यानी कि कितने आउटकम बनेंगे, 36। कॉइन के अंदर फॉर्मूला 2 की पावर n। अगर 3 बार कॉइन को टॉस करते हो तो 2 की पावर 3 कितने आउटकम्स आएंगे, 8। 4 बार कॉइन को टॉस करते हो 2 की पावर 4, 16। समझ में आई बात। 2 बार कॉइन को टॉस करते हो तो 4 ही केस बनते हैं। वो कौन से होते हैं, HH, HT, TH और TT। समझ में आ गई बात। अगर 8 बनाने हैं, इनके साथ एक बार H लगा दो, इन्हीं को दोबारा लिखकर एक बार टेल लगा दो। 36 आउटकम लिखने आते हैं, 1 1 1 2 से लेकर 1 6, 2 1 से 2 6 तक, 3 1 से 5 1 से 6 1 से 6 6 तक 36 आउटकम्स आ जाएंगे। 3 बार अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं तो 6 बार 3 दैट इज 216। जब हम 2 बार टॉस करते हैं तो 6 इंटू 6 करते हैं ना। ऐसे ही 2 फ्रेंड्स हैं, उनके बर्थडे किस दिन हो सकते हैं, फर्स्ट फ्रेंड का बर्थडे 365 डेज और सेकंड फ्रेंड का बर्थडे भी 365, ऑर्डिनरी ईयर की बात है, तो दोनों के बर्थडे इतने दिनों में से हो सकते हैं, 365 इंटू 365।
समझ में आई बात? अगर दोनों का बर्थडे सेम डे होना चाहिए तो सेम डे होने के लिए दोनों के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है? 365। जैसे सपोज करो इन दोनों फ्रेंड्स का बर्थडे सेम डे होना चाहिए, तो वो सेम डे 1 जनवरी को हो सकता है, 2 जनवरी को हो सकता है, 3 जनवरी को हो सकता है और 31 दिसंबर भी हो सकता है। तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? 365। तो ये तो प्रोबेबिलिटी किसकी आ गई? 2 फ्रेंड्स हैविंग सेम बर्थडे। अगर वो ये पूछे 3 फ्रेंड्स हैं और 3 के 3 फ्रेंड्स का बर्थडे सेम डे होना चाहिए, तो फिर आंसर पता है क्या आएगा? 3 फ्रेंड्स के केस में 365 इंटू 365 इंटू 365 ऊपर एक बार आएगा। तीनों फ्रेंड्स का बर्थडे 365 डेज में से एक ही दिन तो होगा, सेम डे होगा, तब आंसर क्या आएगा? 1 डिवाइड बाय 365 का स्क्वायर। समझ में आई बात? अब डिफरेंट के लिए 1 में से माइनस कर देंगे सेम वाले को, तो 1 में से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 364 बाय। क्लियर? एनसीईआरटी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस ये लास्ट कर रहे हैं हम। अच्छा एक सम का मैंने शॉर्टकट बता रखा है ना, 2 से लेकर अगर आपको सम 7 चाहिए तो s में से 1 माइनस कर दो, 8 से लेकर 13 चाहिए तो 13 में से क्या कर दो? 12 चाहिए तो क्या कर दो? 13 में से सम को माइनस। आपको सम चाहिए 5, 2 डाइस थ्रो कर रहे हो तो नंबर ऑफ केसेस बनेंगे 4 और प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 4/36, 1/9। सम कितना चाहिए आपको? 5, है ना? कैसे किया मैंने? s में से 1 माइनस कर दिया। 5 सम के केस पता क्या बनते हैं? 1 4 2 3 3 2 और 4 1। शॉर्टकट बता रखा है पहले ही। अगर आपको सम चाहिए 7 तो प्रोबेबिलिटी आएगी 6/36। 7 सम के केस क्या बनेंगे? 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1। अगर सम चाहिए 9, 8 से 12 में आ गया 9, 13 में से सम को माइनस कर दो, 13 माइनस 9 कितना बना? 4, 4/36। 9 के केसेस क्या बनेंगे? 3 6 4 5 5 4 और 6 3। समझ में आई बात? सम चाहिए 12, 13 में से 12 माइनस करो 1, 6 6। प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/36। डबलेट की प्रोबेबिलिटी 1/6, 6/36। प्लेइंग कार्ड्स के हमें पता ही है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 डबलेट्स होते हैं। ठीक है? अच्छा अब मैं ये बता रहा था कि इन थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 डाइस शो 5। कम से कम एक डाई क्या दिखाए? 5। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 11/36। कैसे पता किया हमने? 5 1 से लेकर 5 6 तक तो 6 आउटकम हो गए। अब ऐसे करें 1 5 2 5 तो 6 5, ये कितने हो गए? 6 और 6 12, बट 5 5 यहाँ भी आ गया तो यहाँ भी 2 बार काउंट हो गया, एक बार लेना तो 11/36। अब वो कहे नन नो डाइज शो 5, नीदर डाइज शो 5। 1 में से माइनस करोगे तो नीदर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? एक वो हनीफ वाला क्वेश्चन था, ही विंस द गेम इफ ही गेट्स ऑल द हेड्स और ऑल द टेल्स। 3 बार कॉइन को टॉस करते हैं तो 2/8 तो विनिंग की प्रोबेबिलिटी होगी और 6/8 3/4 लूजिंग की होगी। समझ में आ गई बात? अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी x/2 है तो ना होने की 1 में से x/2 माइनस कर दो, और मान लो ना होने की x/3 है तो वो पूछ ले बताओ होने की या ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो उन दोनों का सम करके क्या कर दो? 1। और यहाँ से सॉल्व करोगे कितना आएगा? 5x/6 = 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6/5। समझ में आ गई बात? 6/5 आ गई। यहाँ पर पुट करो 6/5 इंटू 1/3, यानी कि ना होने की प्रोबेबिलिटी या होने की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी 2/5 और 3/5। ठीक है? प्रोबेबिलिटी रिवाइज हो गया। ठीक है? और बाकी तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं। नूरी विल बाय पेन इफ इट इज गुड, तो नंबर ऑफ गुड पेन्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पेन्स, ये प्रोबेबिलिटी निकल जाती है। सिंपल सही क्वेश्चन है। तो आपके पास